सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से साइमन पर। और साइमन का ये एपिसोड है थोड़ा सा खास। क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो भाई, मैं और क्षितिज एक साथ एक ही फ्रेम में बैठे हुए हैं। भाई इस फ्रेम में सोहेल अहमद चौधरी जी भी हो सकते थे, पर जयपुर मेंबर हैं, वो जयपुर जा चुके हैं। ठीक है। जस्ट सेइंग सोहेल भाई, नो ऑफेंस, क्या पता जयपुर के अलावा भी कहीं गए हो आप। आज का जो पॉडकास्ट है थोड़ा लाइट मोड पे रखेंगे क्योंकि हम दो ही मेंबर हैं। तो थोड़ा अपने बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा साइंस के बारे में ऐसी वाली डिस्कस करेंगे जो कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब के माध्यम से लोग आपको साइंस सिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़े मिथ्स के बारे में बात करेंगे, बर्स्टिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे, मिथ बर्स्टिंग वगैरह नहीं करेंगे, बहुत बातें करेंगे, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें। और बहुत छोटा सा पॉडकास्ट होगा, 25-30 मिनट का है, ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो दिल्ली में कैसा मजा आया सर? ठंड बहुत लग रही है। मैं जैसे ट्रेन से उतरा, मेरा पहला रिएक्शन था अरे बाप यहाँ 2 हफ्ता रहना है। तो पहला रिएक्शन तो ठंड देख के थोड़ी टेंशन हो गई। और तू पीक में आया भाई। हाँ, मैं पीक पे आया हूँ। तो पीक में आया मतलब वर्स्ट टाइम टू बी हियर। ये बंदा उन 2 हफ्तों में रहा है जिन 2 हफ्तों में लिटरली दिल्ली वाले भी कह रहे थे यार छोड़ दें क्या, चल देते हैं भाई। बहुत ठंड थी भाई। अच्छा, यही चीज टॉपिक आ ही गया है और मैं एक दिल्ली आइट हूँ। और इस चीज को क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस करते हुए आए हैं कि एक टाइम था जब हमारी सर्दियों की छुट्टियां पड़ती थी 5 दिन की, जो 25 ऑफ दिसंबर से 1 तारीख तक पड़ती थी। बट उसके बाद उन छुट्टियों को कैंसिल करके एक्सटेंडेड छुट्टियां दी गई 15 तारीख तक की, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई। अब इसका कारण जो है क्लाइमेट चेंज को ठहराया जाता है, और जो कि है। और क्लाइमेट चेंज के काफी सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। बट इसको और भी तरीके से लोग पोर्ट्रे करते हैं, और भी तरीके से वीडियोस बनाते हैं। तो यहाँ से मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि अब दिल्ली में ठंड की बात चली रही है, तो अभी तक ठंड भी है। और फरवरी में उतनी ठंड होती नहीं थी, आज 1-2 फरवरी है भाई, फिर भी मतलब ऐसा लग रहा है कि रजाई में कैमरामैन हमारे रजाई में बैठा हुआ है। ठीक है। तो तुम्हें हम बता सकते हैं कि रीले देख रहे हैं। रीले देख रहा है। वो रीले देख रहा है। ठीक है। हम बता सकते हैं कि मतलब ठंड है। तो वही बता रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें, उसके बाद आएंगे अपने टॉपिक पे। तो किस तरीके के ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस भाई तुम्हारी है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करेंगे तो पहली चीज तो जिनको लगता है क्लाइमेट चेंज नहीं होता वो गलत है। हमारे पास प्रॉपर रिसर्च से प्रूफ है, हमारे पास बहुत सारे ईयर्स की स्टडीज है जो ये प्रूव करते हैं कि क्लाइमेट तो भैया चेंज हो रहा है। क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है? इसलिए हो रहा है बिकॉज हम लोगों के कार्बन फुटप्रिंट अब बहुत ज्यादा हो चुके हैं। सिंपल भाषा में, जस्ट फॉर ऑडियंस, कार्बन फुटप्रिंट होता है कि हम लोग किसी भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी से एसोसिएटेड हम लोग एक कार्बन इमिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइक चलाते हो तो आपको सीधे पता चल गया कार्बन फुटप्रिंट आ रहा है कि सीधे धुआं निकलता है। लेकिन अगर आप कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं, फेस वॉश यूज कर रहे हैं, उससे एसोसिएटेड भी कार्बन फुटप्रिंट होता है। किस तरीके से? क्योंकि वो फेस वॉश, वो शैम्पू कहीं तो मैन्युफैक्चर हुआ होगा, उसके रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट किए होंगे, उनके प्रोसेस में कार्बन इमिशन हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इन दैट वे यू आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। एक तरीका ये होता है कार्बन फुटप्रिंट में अपना कंट्रीब्यूट करने का, बट इन जनरल जो हम मतलब नॉर्मल लोग होते हैं, हम लोग इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं जितने बिलियनियर्स करते हैं। तो ये सच है कि जितना बिलियनियर्स करते हैं उतना हम नहीं करते, और अगर उनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए तो इन्वायरमेंटली बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, मैंने जैसे दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एक्सपीरियंस किए हैं कि मतलब गर्मी में भीषण गर्मी, मतलब एकदम जला दे तुम्हारी स्किन पे, अगर तुम कुछ पहन के नहीं जाओगे तो एकदम मतलब जला दे तुमको, ऐसी वाली गर्मी होती है। और ठंडियों में मतलब एकदम तुम देख ही रहे हो कैसे जाड़े वाली ठंडी है। तो इस तरीके के रियल लाइफ एक्सपीरियंस तुम्हारे क्या रहे हैं? रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ऑल्दो सब लोग कहते हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर होते जा रहे हैं, बट लोगों के वो मेजर करने की जो टाइम साइकिल है वो कम है बहुत। वो एक इंसान कितना ही मेजर कर पाएगा जितनी उसकी लाइफ है। मैं अभी रिसेंटली 27 का हुआ, तो मैक्स टू मैक्स जब से मैं कॉन्शियस हुआ हूँ, मैं 25 साल या 24 साल का रिकॉल कर सकता हूँ। लेकिन ये जो साइकिल है, हो सकता है कि पास में और एक्सट्रीम हुई हो सकता है कम हुई हो। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दैट इज फॉर श्योर, बट मैं एक्सट्रीम टेम्परेचर
के बारे में, स्पेशली कोल्ड और इन सब के बारे में आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले भी ऐसे चेंजेस आए थे, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही इतनी ज्यादा ठंड, वो पता नहीं। एल नीनो इफेक्ट का जरूर इसमें असर है। बेसिकली हर कुछ सालों में क्लाइमेट थोड़ा सा शिफ्ट होता है और दैट इज अ नेचुरल साइकिल। तो उस चक्कर में कभी ठंड ज्यादा डिले हो जाती है, कभी गर्मी देर से आती है, कभी जल्दी आती है बारिश, दैट वी कॉल एज एल नीनो इफेक्ट। तो उसका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है गेस। बिल्कुल। बट यहाँ पर बात है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के। सो हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड समथिंग लाइक कि पहले यार ऐसा होता था, क्लाइमेट में इस तरीके के चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं? रियल लाइफ एक्सपीरियंस में तो मुझे पॉल्यूशन का ही सबसे ज्यादा फील होता है, बट मैं गर्मी यहाँ एक तरह से कहेंगे हर साल लगता है गर्मी ज्यादा फील हो रही है। ठंड के बारे में बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, बट गर्मी के लिए या ऑब्वियसली बहुत फील होता है ये चीज। और गर्मियों में मतलब कि ऐसा लगता है कि तुम पूरा दिन एसी में या किसी ऐसी चीज में ही बैठे रहो कि मतलब जहाँ तुम्हें ठंडक का फील हो। अब आते हैं थोड़ा जो यूट्यूब पर काफी सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, जिसको आदि ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सूडो साइंस के बारे में जो बातें होती हैं या फिर कुछ इस तरीके की बातें होती हैं कि बात साइंस के बारे में करने की कोशिश की जा रही है, साइंस की पैकेजिंग में कुछ और चीज बेची जा रही है। तो इस तरीके के चैनल्स काफी सारे हैं, काफी चीजें जो है वो बनती है। काफी सारे हमारे साइंस के ही जो दोस्त हैं वो टाइम टाइम पर उसकी मिथ बस्टिंग करते भी रहते हैं। राइट। आगे आने वाले टाइम पे आप लोगों को वो लोग भी पॉडकास्ट पे दिखाई देंगे जो इस तरीके की मिथ बस्टिंग करते हैं। तो क्या कहना चाहोगे इन सारी चीजों के बारे में? क्यों बढ़ती जा रही हैं ये चीजें? मतलब ये नहीं पूछूंगा कि क्यों होती है, किस लिए होती है, व्यूज मिल रहे हैं लोगों को, बट व्यूज भी क्यों मिल रहे हैं लोगों को? रियल साइंस पे लोगों को कम व्यूज मिलते हैं बजाय सूडो साइंस के, तो ऐसा क्यों? अभी के टाइम के लिए हम लोग कहते हैं कि दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। आई वुड से दिस इज द एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन इसलिए बिकॉज अब इंफॉर्मेशन फैलने के तरीके बहुत बढ़ गए। ब्लॉग्स, पहले तो सिर्फ ब्लॉग्स पढ़ सकते थे, अब हम लोग वीडियोस देखते हैं। अब वीडियोस बनाने का जो थ्रेशोल्ड है वो कम हो चुका है, 1-1 मिनट की रील्स बन जाती हैं, इतने छोटे छोटे वीडियोस कंटेंट फॉर्म आ चुके हैं। तो पहले तो लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी बहुत आ गई है। दूसरी चीज, क्योंकि लोगों ने देखा है कि कंटेंट के थ्रू सक्सेस मिल रही है, लोगों को पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब बहुत लोगों को कंटेंट क्रिएट करना है। अब इससे हो ये रहा है क्योंकि अब सबको कंटेंट क्रिएट करना है और कंटेंट तो डालना है, एंड नॉट एवरीवन इज एक्सपर्ट देयर। तो इसका ये अब साइड इफेक्ट हो रहा है कि जिन लोगों को इनफ ऑफ नॉलेज नहीं है वो ट्राई करना चाह रहे हैं ज्ञान देने की, कि चलो ये ऐसा होता है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, अगर तुम उसको प्रॉपर प्रोसीजर से कर रहे हो। देखो, कोई भी चीज, कंटेंट जब हम लोग क्रिएट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर क्या होता है? पहले यू आइडेंटिफाई योर टॉपिक, जो हर कोई कर लेता है। प्रॉब्लम दूसरे में आती है कि तुम इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हो। क्या तुम एक रैंडम गूगल पे आर्टिकल पढ़ रहे हो? क्योंकि गूगल पे मैं भी रैंडमली कुछ भी XYZ आर्टिकल पढ़ सकता हूँ, उस XYZ आर्टिकल से कुछ भी निकाल सकता हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि गूगल पे कोई भी आर्टिकल लिख भी सकता है। एग्जैक्टली, कोई भी लिख सकता है, मतलब इट इज एन ओपन सोर्स। कोई भी यूट्यूब चैनल बना सकता है, कोई भी इंस्टाग्राम पे रील्स बना सकता है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है और उसमें लोग पूरी तरीके से रिसर्च करते नहीं है। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैंने एक चीज नोटिस की है, आज से कुछ साल पहले लोगों ने बोलना शुरू किया कि रिसर्च पेपर से इंफॉर्मेशन लाओ, रिसर्च पेपर से इंफॉर्मेशन लाओ। तो आई हैव सीन सम केसेस जहां पर लोग रिसर्च पेपर दिखा रहे हैं कि देखो हमने इस पेपर से इंफॉर्मेशन ली, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ही गलत है। इफ यू गो थ्रू दैट पेपर, उस पेपर में वो चीज लिखी नहीं है, बट अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए अब वो लोग रिसर्च पेपर का टाइटल दिखा रहे हैं कि हमने सो एंड सो रिसर्च पेपर पढ़ा था जिसमें यही आया था। क्या तुमने एक्चुअली में समझा उस चीज को? डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इट? मुझे एक थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने साइंस कम्युनिकेशन के जो साइड इफेक्ट्स थे उसके बारे में जो डिस्कस किया था, वो फैक्टर यहाँ पर काम करता है कि लिटरली साइंस कम्युनिकेटर्स, अभी तो हम मिथ बस्टिंग की बात कर रहे हैं, मतलब जो लोग साइंटिफिक मिथ्स के बारे में बात करते हैं, बट लिटरली साइंस कम्युनिकेटर्स भी कई बार चीजों को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, जबान फिसल जाती है ये शब्द जो है बोलने में, मिस इंटरप्रेट, ठीक है। तो ये चीज कर जाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, अब पता नहीं क्या होता है कि आप एक टाइम के बाद जाके कहते हो कि हाँ चलो ठीक है, अब इनफ इंफॉर्मेशन हो गया, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जबकि ट्रू एसेंस को समझे बिना आप उसको अगर एक्सप्लेन करने जाओगे तो फिर क्या होता है कि
इंफॉर्मेशन तो आगे पास ऑन होगी, बट वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी, और उसके साथ कुछ और क्या पता ऐड ऑन हो जाए। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो कोई एनालॉजी लेते हैं, कोई डायरेक्ट डेफिनेशन से हम किसी चीज को एक्सप्लेन करना ठीक नहीं समझते, या फिर उतना ज्यादा फिजिबल नहीं है किसी के लिए डायरेक्ट डेफिनेशन से। क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन अगर आप किसी चीज को डिफाइन कर दोगे तो समझ नहीं आएगा लोगों को, तो आप कोई एनालॉजी जोड़ोगे, तो अगर आपने समझा ही गलत है तो फिर तो आप एनालॉजी भी गलत दोगे, एनालॉजी गलत दोगे तो वो एक्सप्लेन गलत होगा, और आपने समझाया कुछ, वो कुछ और समझेगा, फिर तीसरे को कुछ और ही समझाएगा, और ये मतलब काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इससे तो। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि यू कैन बी अ गुड क्रिएटर जब तुमने खुद को कुछ साल क्रंच किया हो। क्रंच करने का मतलब है तुमने अपने आप को काफी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी हो उस चीज के रिगार्डिंग कि नाउ यू हैव बिकम द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अब तुम उस बारे में बात कर सकते हो। कोई भी ये देख के बोलेगा कि तन्मय भट्ट बहुत मस्त कॉमेडी कर लेता है, तन्मय भट्ट जो है, तन्मय भट्ट इतने क्रेडिट के वो लिखता है, एडवर्टाइजमेंट लिखता है, जोमेटो की हेल्प करता है, तन्मय भट्ट इतने अमेजिंग काम कर रहा है। बहुत कम लोगों को पता है कि वो 19 साल की उम्र से खुद को क्रंच कर रहा है, तब जाके वो आज इस लेवल पे है। तन्मय भट्ट ने जैसे ही स्टार्ट किया वो बूम नहीं आया था, ही एक्चुअली क्रंच्ड हिमसेल्फ, उसने काफी मेहनत की। ये केस हर चीज के लिए हो रहा है। मैं अपने आप को इसलिए एलिजिबल मानता हूँ साइंस कम्युनिकेशन के लिए क्योंकि जब मैं कोर साइंटिफिक नॉलेज की बात करता हूँ, बिकॉज आई हैव डन वर्क विद सम रियल साइंटिस्ट, सम बिग नेम्स, एंड आई हैव लाइक लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। तो जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग एक प्रोसीजर को पूरा फॉलो करते हैं, हमने एक पूरा एक एकेडमिक स्ट्रक्चर फॉलो किया हुआ है। सो इन दैट वे मुझे लगता है कि इतना एलिजिबल हो गया हूं कि उसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हो नाउ आई कैन कम्युनिकेट दोस कॉम्प्लिकेटेड इंट्रिकेट साइंस इन अ सिंपल मैनर। अब एक क्वेश्चन जो मैं पहले आंसर नहीं दिया था कि लोगों को क्यों इंटरेस्ट आ रहा है मिस इन्फॉर्मेशन पे। पहले तो लोगों को पता नहीं चल रहा है इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन है, राइट। उनके लिए वो तो गलत है या कोई चीज ये समझ के कोई लेगा नहीं, उसको तो ये लगेगा सच हो सकता है। अभी के लिए एग्जांपल ले लो यार, राम मंदिर वाला केस चला था जब, तो राम मंदिर के टाइम पे जब ये अभी होने वाला था, क्या नाम है, 22 तारीख को, 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली थी, अब उस टाइम पे एक वेबसाइट चलाया जा रही कि हम फ्री प्रसाद बांट रहे भाई और उसके ऊपर काफी सारे क्रिएटर्स ने बनाया, ये बनाया, वो बनाया। मेरी भी गलती है भाई, मैंने भी एक दो लोगों को वो चीज शेयर करी, अरे फ्री प्रसाद मिल रहा है। देन उसके बाद मैंने किया कि फ्री प्रसाद मैंने ट्राई किया, उसमें 1.5 घंटे का वेटिंग आया, 1.5 घंटे के वेटिंग के बाद मेरा नंबर आया ऑनलाइन ही वेबसाइट पे, एंड देन उसके बाद दिखा रहा है 50 रुपीज डिलीवरी चार्जेस लगे। मैं किस बात के डिलीवरी चार्जेस? देन उसके बाद में लोगों ने बताना शुरू किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इसमें कोलैबोरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये बस फालतू की अपनी मार्केटिंग गिमिक है इनका, ये है वो है। तो वो चीज देख के मतलब कि किस तरह से हम एक तरीके से यूज टू हो गए हैं, इंफॉर्मेशन मिली और हमने सच मान लिया। जैसे ये मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात आई ना, मिस इन्फॉर्मेशन या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कुछ भी बात कर लो, ये सारी चीजें चलती है क्योंकि एक्साइटिंग लगती है। और भी यूनिवर्स हो सकते हैं, अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं, ऊपर से फिर मार्वल वगैरह मूवीज जो रहती है, एनिमेज एटम जो के अंदर रहते हैं, यूनिवर्स, एग्जैक्टली अलग अलग ऐसे एनिमेज आते हैं जो इन सब फैसिनेटिंग वर्ल्ड को और एक्सप्लेन करते हैं, तो लोगों को लगता है क्या ये सच हो सकता है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट क्या करते हैं, देखो साफ सी बात है, जो साइंटिस्ट एक्चुअल में काम करते हैं वो इतना रोमांटिसाइज नहीं करते हैं इन सब चीजों को, बट फिर भी वो अपने रिसर्च पेपर के आर्टिकल्स लिखेंगे, वो बुक लिखेंगे तो ऐसे टाइटल में लिखेंगे, क्यों? बिकॉज दे वांट टू पॉपुलराइज साइंस। तो इसमें साइंटिस्ट का भी एक रोल आ रहा है, बिकॉज उनको पता है एक्चुअली मैथमेटिकली क्या हो रही है वो चीज, लेकिन उनको ये है कि हम लोग को पॉपुलर, क्योंकि उनको फंडिंग लेनी है, सीधी सी बात है। ऑब्वियसली उनका भी धंधा चल रहा है फंडिंग पे, मैं धंधा ही बोलूंगा ठीक है, चाहे सन हो या नासा हो, कुछ भी हो, धंधा चल रहा है फंडिंग पे तो भाई धंधा कल चलता को रहना सन की चाहिए। फंडिंग बंद हो गई तो सन नहीं करेगा इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स। सन जो रहता है, सन के पास हमेशा एक चीज रहता है, तुमने क्या फाइंड किया है? चलो हिग्स बोसॉन फाइंड कर लिया 2012 में, अभी 2024 चल रहा है, क्या कर लिया उसके बाद तुमने? थोड़ा बहुत ये पेंटाक्वार्क्स के बारे में थोड़ा तुमने बात कर ली, ये कर ली, लेकिन कुछ फंडामेंटली तो आया नहीं। तुम कहते थे सुपर सिमेट्री के बारे में बताओगे, मल्टीवर्स के बारे में बताओगे, ये बताओगे, कुछ तो आया नहीं, राइट। तो उनको जस्टिफाई करना पड़ता है और उनको ऐसी थ्योरीज बनानी पड़ती है ताकि फंडिंग एजेंसीज को लगे कि हाँ दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी एक्साइटिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि वहां से जब मीडिया वो चीज कैच करती है तो वहां पर ओवर रोमांटिसाइज चीजें हो जाती हैं, और जब वो यार हमारे पास आती है इस तो चीज के बारे में तो मतलब अभी रिसेंटली, मतलब लास्ट 2 साल पहले, मतलब मैंने एक इंटरव्यू किया था एक साइंटिस्ट का, आरआरआई की साइंटिस्ट है वो, तो उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जब फॉर रिसर्च,
जब मुझे इनका इंटरव्यू करना था, तो रिसर्च के लिए जब मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, तो एक साइंटिस्ट उनसे पूछ रहे, अब क्वांटम एंटेंगलमेंट पर उनका काम था। ओके। एक क्या नाम है, रिपोर्टर था, वो उनका इंटरव्यू लेने आया, वो पूछ रहा है कि क्या जैसे जुड़वा मूवी में वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्या क्वांटम एंटेंगलमेंट उस तरीके का? ऑब्वियस सी बात है, साइंटिस्ट हैं, उनको समझाना, एक्सप्लेन करना, काफी अच्छे से उन्होंने उस चीज को हैंडल किया। एंड बट ये है कि उसका क्वेश्चन ही उस लेवल पे है कि जिस लेवल पे पहले उनको जाके उसका क्वेश्चन करेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर देना इज अ चैलेंज, बट क्वेश्चन को ही जब आपको करेक्ट करना पड़ जाए, तो आप कितना ज्यादा बचोगे? एग्जैक्टली, वो तो सही बात है एकदम। कि बात क्या है कि जब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में बात करते हैं, तो इनके लिए प्री रिक्विजिट बहुत बढ़ जाती है, एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन कि वो समझे। तो जो इंटरेस्ट लेते हो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वही अगेन मिस इन्फॉर्मेशन बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है। एक ही सजेशन रहता है, ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है? किसी अच्छे साइंटिस्ट की बुक या रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश्ड है, ये होता है ऑथेंटिक सोर्स। एक चीज ये भी है कि रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है, मान लो पब्लिश्ड पेपर आपने पढ़ भी लिया, कई बार ऐसा होता है पब्लिश्ड पेपर एक क्राइटेरिया होता है शायद इंडेक्स्ड और नॉन इंडेक्स जर्नल्स का, कि कौन से जर्नल में वो पब्लिश्ड हैं, इम्पैक्ट फैक्टर बेसिकली देखते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर देखते हैं, तो वो सारी चीजें देखते हैं। और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी अभी लाएंगे आगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि अभी मेरे पास उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बट इतना पता है कि इस चीज से भी फर्क पड़ता है कि कौन से जर्नल में आपका जो है वो रिसर्च पेपर पड़ा हुआ है, और क्या उसका पीयर रिव्यू हुआ था, क्या उसका पीयर रिव्यू नहीं हुआ था, अगर नहीं हुआ था और फिर भी पब्लिश हो गया तो क्यों हो गया, वो सारी चीजें जो है। ये वाली चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या एक्चुअली होती है। तो देखो, किसी भी चीज को रेट करने के लिए एक पैरामीटर होता है। एक पैरामीटर जो हम लोग रिसर्च पेपर या जर्नल्स के लिए यूज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर मैथमेटिकली तो जनरली, जो मैंने लास्ट टाइम समझा था कि 2 साल में तुम्हारे जितने तुमने पब्लिकेशन किए हैं डिवाइड बाय जितने साइटेशन है, या फिर शायद इसका रिवर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट यही है। बट एनीवे, उसके कॉम्प्लिकेशन में जाने के अलावा एक पैरामीटर होता है जिसे इम्पैक्ट फैक्टर कहते हैं। जितना ज्यादा किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर होगा, उतनी उसकी वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि अच्छे साइंटिस्ट ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर वाली जर्नल में ही पब्लिश करेंगे, और वहां पर पीयर रिव्यू जो करते हैं वो भी अच्छे साइंटिस्ट होते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर जैसे जैसे गिरता जाएगा, वैसे वैसे उस जर्नल की वैल्यू गिरती जाएगी। फिर उसमें जनरली वो लोग पब्लिश करते हैं जिन्होंने किसी अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में डाला, वहां से रिजेक्ट हो गया, तब उनको मजबूरी में छोटे इम्पैक्ट फैक्टर वाले में डालना पड़ रहा है कि चलो अब यहाँ डाल देते हैं। तो इम्पैक्ट फैक्टर इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर, कि जिससे हम लोग पता कर सके कि क्या है। तो या इट इज राइट, हम लोग को ये देखना चाहिए कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। बट दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि एक जर्नल कहेगा ये हो रहा है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि उसी के बराबर का इम्पैक्ट फैक्टर उसका अगेंस्ट में भी कुछ बोलेगा, क्योंकि इन रिसर्च वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर, नथिंग। एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कह सकते। एनर्जी कंजर्वेशन सबसे फंडामेंटल चीज जो कहते हैं, मतलब यहाँ पर एक चीज है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते तो हम सब हैं, यहाँ पर तुम क्या कहना चाह रहे हो? यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड ऑल दोस थिंग्स। ये काम करता है एक लोकल फ्रेम में। लोकल फ्रेम मतलब आसपास के लिए ये सारी चीजें वैलिड हो जाएंगी। एमी नोएथर का नाम सुना है? नहीं। एमी नोएथर के बारे में कभी पढ़ना। शी वॉज द लेजेंडरी मैथमेटिशियन, जिन्होंने मतलब मैथमेटिक्स को पायनियर किया, और उनकी दी हुई सिमेट्री से पूरा का पूरा फिजिक्स डिराइव हुआ है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो उनमें से एक था, उन्होंने नोएथर्स थ्योरम दी थी। नोएथर्स थ्योरम कहती थी कि हर जो भी कंजर्वेशन है उससे एसोसिएटेड एक सिमेट्री होती है। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कि 3 तरीके के होते हैं वो सिमेट्री, बट मैं ये बताऊंगा कि एनर्जी कंजर्वेशन तभी वैलिड रहेगा जब जो स्पेस सिमेट्री है, स्पेस सिमेट्री कांस्टेंट रहे। लेकिन हमको तो पता है यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि स्पेस सिमेट्री तो बन नहीं रही है। स्पेस सिमेट्री नहीं बन रही है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो रहा है। लेकिन ये हम फिर आसपास देखते क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिवर्स का जो एक्सपांशन का रेट है वो बहुत दूर, जब बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूनिवर्स ले, तब हम लोग को नोटिस होता है। एंड दैट्स व्हाई लोकली एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड्स ट्रू, बट ग्लोबली इट डजंट। यूनिवर्सली? हाँ, ग्लोबली मतलब यूनिवर्सली। हाँ, बिकॉज फ्लैट अर्थर्स आर ऑल ओवर द बस ग्लोबली इज द रियल साइंटिफिक वर्ड। व्हेन वी से ग्लोबल, ग्लोबल मींस यूनिवर्स।
ग्लोब का मतलब तो पृथ्वी। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, मैं भी जब मास्टर्स में था हम लोगों ने स्टडी किया। आप दो तरीके के ऑब्जर्वर कहते हो, एक लोकल ऑब्जर्वर जो अपने लोकली चीजें इवेंट ऑब्जर्व करे, एक ग्लोबल ऑब्जर्वर यूनिवर्सल चीजें, यूनिवर्सल नाम दिया, लेकिन उसका करेक्ट टर्म ग्लोबल होता है। तो ग्लोबल मतलब मैं इस यूनिवर्स के कोने से दूसरी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तब भी वो चीज होल्ड कर रही है, मैं उसके पास से भी चीज कर रहा हूँ तब भी होल्ड कर रही है, और इससे भी दूर से कर रहा हूँ मतलब यूनिवर्स के एज से देख रहा हूँ तो भी होल्ड कर रही है। सो दैट इज अ ग्लोबल ऑब्जर्वर। सो लोकली हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड देखते हैं, ग्लोबली नहीं होगा। इवन बिग बैंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मतलब काफी लोग मान चुके हैं कि यूनिवर्स बिग बैंग से स्टार्ट हुआ है बट वो बस एक थ्योरी है, फैक्ट नहीं है। फन फैक्ट, रॉजर पेनरोज नहीं सपोर्ट करते इसे। हो सकता है ना, बिग बैंग को सपोर्ट करते, एग्जैक्टली मैं प्रिसाइसली बोलूंगा, लेकिन जिस उससे जो कंक्लूजन पे आ रहा है कि बिग चिल होगा ये होगा, नहीं, वो एक साइक्लिक यूनिवर्स में बिलीव करता है कि अच्छा, पूरा बिग साइक्लिक होगा। बिग बैंग बिग क्रंच, बिग बैंग बिग क्रंच। नॉट एग्जैक्टली दैट, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है बट नॉट एग्जैक्टली। एनाइसोट्रॉपिक साइक्लिक यूनिवर्स कुछ उसे कहते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो प्रोसेस है, मैं कार्ल समझाऊंगा सेगन नहीं। वाली थ्योरी के बारे में तो नहीं बात कर रहे हम। कार्ल सेगन ने कोई ऐसी थ्योरी नहीं दी थी। पढ़ा था एक बार। Carl Sagan was more in astronomy rather than these hardcore astrophysics and cosmology. एंड फिर उन्होंने लेटर अपनी लाइफ साइंस कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेट किया। तो वो Nice. सारी चीजें थी। द पॉइंट इज कि कोई भी चीज पे हम लोग साइंटिफिकली एग्री नहीं कर सकते। क्या ब्लैक होल होता है? व्हाट यू से? जो ब्लैक होल होता है कि नहीं होता, तो अभी तक तो हमने सबूतों के तौर पर तो यही इकट्ठा किया है कि एक ऐसी जगह तो होती है यूनिवर्स में जहां पर डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है यस एग्जैक्टली, कि उससे लाइट भी पास ऑन नहीं हो सकती। तो मान के चल रहे हैं हम कि वहां लाइट पर भी ब्लैक पास होल, ऑन नहीं हो मतलब सकती। कि जिसके अंदर लाइट, मतलब जिसके बाहर लाइट नहीं आ सकती है। हाँ, तो ये प्रूवन नहीं है। ओके, इन दैट ब्रिंग्स मी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम लोगों ने सब कहता है ब्लैक होल की इमेज देखी, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कहता है दिस इज द इमेज ऑफ ब्लैक होल, राइट? और हम इमेज में देखते हैं बीच में काला काला सा है, तो ऑब्वियसली फिर इवेंट होराइजन होना चाहिए, तभी तो काला काला सा है। नॉट नेसेसरीली ट्रू। होता ये है कि ग्रेविटी की वजह से लाइट भी बैंड होती है। तो मान लो ये मेरा एक कोई कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, इसको मैं कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, ब्लैक होल नहीं कह रहा हूँ। कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट वो चीज जो बहुत डेंस हो, न्यूट्रॉन स्टार भी एक तरह का कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है? कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी होगी, इस ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम बैंड होगा, मतलब ग्रेविटी बैंड करता है, उसकी वजह से फोटॉन्स बैंड होंगे, ये मान लो फोटॉन्स है, और ये उसके आसपास फोटोन बैंड हो के हर जगह से फोटॉन्स आ रहे हैं, तो उसके आसपास एक स्फीयर बना दिया उसने, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोन स्फीयर, क्योंकि वो स्फीयर फोटोन का बन रहा है। एंड क्योंकि वो स्फीयर फोटोन का बन रहा है तो अब उसके आर पार लाइट नहीं जाने दे रहा है। तो ये जो लाइट, वो जो काला रीजन बन रहा है, ये इवेंट हॉराइजन की वजह से नहीं बन रहा है, मतलब बन भी सकता है, लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है कि फोटोन स्फीयर की वजह से। सो इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, वो क्या चीज है। बट एनीवे, मेरा इतना डिटेल में समझाने का नहीं था, मेरा मेन पॉइंट ये था कि हम साइंटिफिकली क्यों हर चीज में डिस्कशन होता है, हर चीज में डिबेट होती है, इज बिकॉज अल्टीमेटली सारी साइंटिफिक थ्योरी मैथमेटिकली वर्क करती है। मैथमेटिकली तुम्हें हमेशा कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं, ठीक है? ब्लैक होल का अजम्पशन होता है कि जब स्टार सुपरनोवा हो रहा होता है, तो सुपरनोवा लॉजिक क्या कहता है, एक जो स्टार है उसके कोर में डेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे जैसे बाहर जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है? प्रेशर भी उसी हिसाब से कम होता जाएगा। ब्लैक होल के केस में उसकी डेंसिटी को कांस्टेंट लेता है, प्रेशर को कांस्टेंट लेता है। क्या ये रियलिस्टिक सिनेरियो है? इट्स नॉट। प्रोफेसर जोशी का यही काम था, उन्होंने अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से लिया, अलग अलग प्रेशर के हिसाब से लिया, उसके दो अलग अलग उन्होंने मैट्रिक दिए, उसके बारे में डिटेल में नहीं बोलूंगा, बट एनीवे उसकी मदद से उन्होंने जब सेम कैलकुलेशन किया, सेम प्रोसीजर फॉलो किया जो बाकी लोगों ने किया, तो उन्होंने पाया ये तो ब्लैक होल नहीं बन रहा है, तो नेकेड सिंगुलैरिटी बन रही है। एंड उन्होंने अपना जेएमएन दिया, बहुत फेमस। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, और इसी पेपर को साइंटिफिक अमेरिकन में पब्लिश भी किया था उन्होंने। यही वर्क था, ये उनका वर्क साइंटिफिक, और शायद ये शायद नहीं, हाँ कंफर्म, ये उनका वर्क जो है वो साइंटिफिक अमेरिकन का कवर स्टोरी भी बना था। जस्ट रैंडम फैक्ट्स जो कि मुझे बताने में मजा आता है ठीक है। तो पहले इंडियन है वो जिनकी स्टोरी जो है, पहले इंडियन है या फिर आई एम नॉट श्योर पहले इंडियन है कि नहीं, तो वही वो फैक्ट चेक कर लेना। तो मतलब कि रिकॉर्ड तो है उनके नाम पे कि उनकी जो स्टोरी है वो कवर स्टोरी बनी थी साइंटिफिक अमेरिकन की।
और कई बार उनके आर्टिकल आए भी है। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब मैंने विजिट किया था तब उन्होंने बताया था नए इशू में फिर से नेकेड सिंगुलैरिटी वाला उनका कुछ डाला था। नेकेड सिंगुलैरिटी बेसिकली क्या होता है कि इवेंट होराइजन में हम लोग कहते हैं, ब्लैक होल में कहते हैं सिंगुलैरिटी, उसके आसपास एक इवेंट होराइजन हो, काला रीजन। अगर इवेंट होराइजन नहीं है तो सिंगुलैरिटी नेकेड है, हेंस नेकेड सिंगुलैरिटी। ऑल्दो प्रोफेसर जोशी इस नाम के लिए फेवर नहीं करता है, वो उसे क्वांटम स्टार बुलाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन एनीवे नेकेड सिंगुलैरिटी पॉपुलर टर्म है, मे बी फ्यूचर में उसको क्वांटम स्टार या ऐसी चीज हम लोग बुलाने लग जाए। बट पॉइंट मेरा यही आ रहा है कि ये तो मैंने ब्लैक होल का केस दिया बहुत स्पेसिफिक। पार्टिकल फिजिक्स में जब मैं हैवी आयन कोलिजन स्टडी कर रहा था तो उसमें मैंने देखा कि जितने भी कोलाइडर हैं जो भी हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो रही है, इनके मैथमेटिकल बेसिस पे ये लोग लिक्विड ड्रॉप मॉडल ले रहे हैं डेंसिटी कांस्टेंट न्यूक्लियस के अंदर। पूरा ऐसे रियलिस्टिक हो सकता है, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है। पॉइंट ये है कि हमारी जो मैथमेटिकल नॉलेज है जो बहुत तरीके की हो सकती है, उसमें एक अजम्पशन लेके उस मॉडल के ऊपर हम लोग काम करते हैं, दूसरा अजम्पशन लो, दूसरा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करो और वो दूसरा रिजल्ट देगा। रिसर्च का धंधा ही ऐसा चल रहा है, अलग अलग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर लेके, अलग अलग मॉडल्स लेके अलग अलग चीजों के ऊपर काम करना। तो even the same valuable journal can publish different kind of things for the exact same thing. that's very chaotic because science communicator कैसे कॉन्फिडेंटली बोल देते इन्होंने ये फाइंड कर लिया, उन्होंने वो फाइंड कर लिया। भैया बात ये है कि जो साइंटिस्ट है वो खुद श्योर नहीं है, ठीक है? तो वी ऑलवेज हैव टू बी श्योर इन दैट उनकी कैलकुलेशन कह रही है, उनकी इंट्यूशन कह रही है, दे बिलीव समहाउ, मतलब क्रेडिबल है, बट देयर इज ऑलवेज स्कोप कि मे बी दिस इज नॉट राइट, मे बी राइट। सो वही है ना कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के काम में भी आजकल ब्लंडर्स निकलते हैं। और मतलब कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक पॉपुलर जो हार्डकोर फिजिसिस्ट नहीं है, जो बहुत ज्यादा वो कि मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम लेके तो अरे भाई ये बंदा तो गलती करेगा ही नहीं, फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं करेगा ये बंदा गलती। बट उन्होंने भी काफी गलतियां करी हैं, अननेसेसरी अननेसेसरी कह रहा हूँ भाई, माफी चाहेंगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वो नहीं मानते थे। नहीं, वो ढंग से उसको डिस्प्रूव करना चाह रहे थे वो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टोरी है, तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज वन ऑफ दोस पर्सन जिनको क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से समझ में आती थी। ओके, देन व्हाई वी से कि एल्बर्ट आइंस्टाइन फेवर में नहीं थे? क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1935 में एक पेपर पब्लिश किया था, ईपीआर पेपर कहते हैं उसे हम लोग। आइंस्टाइन, पोडोस्की एंड रोजन, तीनों ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जिनमें से आइंस्टाइन रोजनब्रिज वर्म होल का जिन्होंने मॉडल दिया, पोडोस्की बहुत बड़े साइंटिस्ट, इन तीनों ने मिलकर एक पेपर किया इसके ऊपर कि क्या क्वांटम मैकेनिक्स सही में काम करती है। अब ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पेपर को लिखने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के एसेंस को समझते हुए ये बताया कि अगर यूनिवर्स सही में प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, राइट, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हमको कहता है, तो फिर हिडन वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक होता है, मतलब तुम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब है कि क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे कुछ वेरिएबल्स को अकाउंट नहीं कर पा रहा, उसे हिडन वेरिएबल नाम दिया, हिडन वेरिएबल, जिसकी वजह से इसके ऊपर फिर जॉन बेल ने बेल थ्योरम दी, जिसके ऊपर फिर 2022 का नोबेल प्राइज गया है। तो एल्बर्ट, ये बहुत बड़ा मिथ है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पता थी या नहीं समझ में आती थी। क्वांटम मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा मैं अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी भी उसमें ही आ गया। अनसर्टेनिटी वो बहुत अच्छे से समझते थे, अनसर्टेनिटी को इंट्यूटिवली मानते नहीं थे वो, बट वो समझते थे, पूरा अच्छे से समझते थे वो, बिकॉज अल्टीमेटली ही वाज द जीनियस। यस, उन्होंने ब्लंडर की, उनकी एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, उन्होंने किसी जर्नल में अपना पेपर पब्लिश किया और पब्लिश हो गया वो। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने उस कैलकुलेशन में कुछ ब्लंडर किया और पेपर पब्लिश हो गया। तो उन्होंने उस जर्नल को लेटर लिखा कि इसमें मैंने ये कैलकुलेशन में गलती की है, तो इसको चेंज करके ये वाला पब्लिश करना है। जर्नल की टीम की तरफ से उनको वापस रिप्लाई बैक आता है कि हमारी टीम ने रिव्यू किया और वो पहले वाली कैलकुलेशन सही है, ये वाली कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ किया उन्होंने। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिप्लाई में बोला, with whose authority are you questioning my results, my calculation, with whose authority? तो एरोगेंस था उनमें। बिल्कुल था। देखो इगोइस्टिक थे हमारे साइंटिस्ट लोग, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आ जाता है। I mean, मतलब मैं ऐसे किसी साइंटिस्ट को नहीं जानता जिनको ऐसे केस में ईगो ना आया हो, मे भी रहे होंगे, मैं पर्सनली इतना डिटेल में नहीं जानता हूँ। यार भाई तुमको नहीं लगता अगर तुम इतना बड़ा नॉलेज बेस लेके चल रहे हो और फिर तुम्हें तुम्हारे नॉलेज बेस पे कोई चैलेंज करके बोले
तो ये वो इंडियन डैड वाला आ जाएगा, अब तुम हमें सिखाओगे, अब सिखाओगे, तुम हमें सिखाओगे बेटा, तुम जैसे जो इस चीज से बाहर निकल जाते हैं उनके पास ट्रू विजडम आती है। हाँ, जो कि केस भी रहा है, मैं साइंटिस्ट का नाम रिमेम्बर नहीं कर पा रहा, नासा के टाइम के थे। अपोलो मिशन सबको पता है, पहली बार मून पे हम लोगों ने भेजा था और मून लैंडिंग फेक नहीं थी, वो रियल थी। तो अपेरेंटली उस रियल मून लैंडिंग के लिए बहुत मेहनत लगी थी। तो जर्मन साइंटिस्ट थे जो उस टाइम नासा के हेड थे, जो कि पूरा प्लान संभाल रहे थे। उनकी टीम ने जो कैलकुलेशन की, उस टाइम नासा में एक इंटर्न आया था, इंटर्न था वो, वहां का एम्प्लॉय भी नहीं था। उसने बोला कि ये कैलकुलेशन में तो रॉकेट क्रैश हो जाएगा। उसने अपने जो सुपरवाइजर लोग थे उन सबके साथ बात की कि ये तो कैलकुलेशन में क्रैश हो जाएगा, असली कैलकुलेशन में तो ये होना चाहिए। सब लोगों ने पहले डिफाई किया कि ये क्या मजाक चल रहा है भाई। वो इनको आइजनहावर नाम था उनका, यस आइजनहावर। आइजनहावर की टीम ने, आइजनहावर वाज अ वर्ल्ड रिनाउंड रॉकेट साइंटिस्ट, बहुत ही बड़े, कि जर्मनी से यहाँ पर आए, उनको स्पेशली रखा गया है इनकी टीम की, तुम कैलकुलेशन कैसे गलत बोल रहे हो। लेकिन वो बात थोड़ी पॉपुलर हुई, पूरी एक मीटिंग हुई जिसमें पूरे आर्गुमेंट दिए गए। आइजनहावर हु वाज द हेड ऑफ नासा, उसने सबके सामने बोला कि दिस इंटर्न इज राइट एंड आई एम रॉन्ग, दिस इज विजडम। बिकॉज ही न्यू कि भले ही मैं कितना भी बड़ा आदमी हूँ और भले ही वो एक स्टूडेंट है, बट व्हाट ही डिड वाज राइट। और अगर हमको इस चीज को सही करना है तो उसकी बात माननी पड़ेगी। सो या मैं अपने वर्ड्स बैक लेता हूँ, कुछ ऐसे केस रहे हैं, बट आई थिंक थोड़ा बहुत ह्यूमन बायस हर चीज में आ जाता है। वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, बट ठीक है। हम लोग चले किसी और टॉपिक से थे, आप कहीं कहीं और गए। तो साइंटिफिक मिथ्स के बारे में बात कर रहे थे, मिथ्स चैनल के बारे में बात कर रहे थे, बट साइंस कम्युनिकेशन और काफी साइंटिफिक ब्लंडर्स के बारे में बात हम लोग करने लग गए। एक्चुअली मिथ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि मिथ और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग दो चीजों की अलग हो सकती है, लेकिन दैट इज बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक प्रोसीजर, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल जो फॉलो किया। अच्छा, साइंस का मतलब भी तुम लोग अगर सच में देखोगे, सो इट्स द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। एग्जैक्टली। तो अगर तुम किसी चीज को सिस्टमैटिकली स्टडी कर रहे हो तो वो साइंस है, चाहे वो जनरल साइंस हो, फिजिकल साइंस में तुम नेचर को स्टडी करते हो, पूरे नेचर के लॉज वगैरह को स्टडी करते हो, केमिकल साइंसेस में केमिस्ट्री को स्टडी करते हो, बायोलॉजिकल साइंसेस में बायोलॉजी को स्टडी करते हो, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स को स्टडी करते हो, सोशियोलॉजिकल साइंस में सोसाइटी को स्टडी करते हो। तो काफी सारे, तो सिस्टमैटिक स्टडी अगर तुम किसी भी चीज की करते हो वो साइंस कहलाती है। राइट, एग्जैक्टली। तो और इसमें तुम्हारी क्रश को स्टॉक करना नहीं आता है। सिस्टमैटिक तरीके से स्टॉक करना इस क्रश साइंस। क्रश साइंस। बात तो सही है, प्रोसीजर वो पूरा फॉलो होना चाहिए। अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है देन हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज सूडो साइंस, और फिर उससे रिलेटेड जो चीजें आ रही है वो मिथ बन रही है, जो सच नहीं है। और फिर ऐसे ही हमारे कुछ साथियों के चैनल चल रहे हैं जो कि मिथ बस्ट कर रहे हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और इस तरीके के पॉडकास्ट अब रेयरली ही मिलेंगे, क्योंकि क्षितिज जो है प्रण दिया है भाई ने, 1 साल से भाई घूम रहा है तो अब नहीं रुकेगा ये दिल्ली वगैरह में, कहीं पे भी नहीं जाएगा, अब थोड़ा घर में रुकेगा। एग्जैक्टली। तो ऑनलाइन पॉडकास्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। होपफुली जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिले तो चारों साइमन जो है वो आपके साथ बैठे होंगे, मतलब कैमरे के इस पार एक साथ सारे बैठे होंगे, और आप लोगों को एक बढ़िया और अलग लेवल का पॉडकास्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो चारों साइमन के साथ मिलेंगे। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।